हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कंसेप्ट में। तो हम एक्सरसाइज 5.1 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले रिवाइज करते हैं कि कल हमने क्या किया था। यानी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी क्या होती है। तो ये एक सीरीज या सीक्वेंस है जिसके कंजुकेटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होता है, यानी दो लगातार पदों का अंतर समान होता है। जैसे हमारे पास एक सीरीज लिखी है 5, 8, 11, 14, 17 और इस प्रकार ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। अपरिमित समानांतर श्रेणी जिसमें अनेक पद यानी अनंत पद होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं पहला पद यानी ए से डिनोट करते हैं, इसको हम A2 बोलते हैं दूसरा पद, इसको हम A3 बोलते हैं यानी थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, और इस प्रकार इस AP में n टर्म्स हैं यानी nth टर्म होगी इसकी AN। जो AN होता है वो होता है A प्लस n-1 इंटू डी, यानी किसी भी AP का nth टर्म हमने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा A प्लस n-1 इंटू डी। तो इस AP में 7, 11, 15, 19 और इस प्रकार इस AP का लास्ट टर्म यानी nth टर्म यहाँ पर है 51। यहाँ पर सार्व अंतर समान होगा, यहाँ 3 है। कोई भी दो लगातार पद लेते हैं, जैसे 14 और 17 लिया तो इसको भी पद इन दोनों पदों का अंतर भी 3 होगा। यहाँ पर सार्व अंतर 4 होगा, यहाँ पर भी 4। कोई भी दो लगातार टर्म लेते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर समान होता है, और सार्व अंतर को हम D से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास इस AP का nth टर्म दिया है। मान लेते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि AP में कुल कितने पद हैं, यानी हमने n की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN यानी AP का nवां पद यानी nth टर्म ऑफ AP है यहाँ पर 51 इक्वल टू A की वैल्यू यहाँ 7 है प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर D की वैल्यू 4 होगी। तो सबसे पहले हम इस 7 को साइड चेंज करते हैं, तो 51 माइनस 7 जब साइड चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव होगा, इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 4n-4, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 44 इक्वल टू 4n-4। जब 4 को हम इस तरफ लेकर आते हैं तो इसका भी सिंबल चेंज हो जाएगा। तो 44 प्लस 4 इक्वल टू 4n, 48 इक्वल टू 4n। जब हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो जो मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड होगा। तो यहाँ से हमारे पास 12 चौके 48 यानी n इक्वल टू 12, यानी दी गई इस AP में कुल 12 पद हैं और 12वां पद इस AP का हमारे पास 51 यानी 51 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो एक्सरसाइज 5.1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और उनको हमने देखना है, ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो आइए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो किराया है वो 15 है। द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर
पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपये। तो अतिरिक्त जब भी मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें 15 रुपये किराया देना होगा। तो अतिरिक्त 1 किलोमीटर के लिए एडिशनल, यानी जब भी 1 किलोमीटर जुड़ेगा तो उस किलोमीटर के लिए आप 8 रुपये अतिरिक्त देंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं ये फर्स्ट किलोमीटर, यहाँ से इस सेकंड किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आप 8 रुपये और किराया देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आप 15 और 8 23 रुपये किराया देंगे। थर्ड किलोमीटर के लिए जो किराया होगा, यानी तीसरे किलोमीटर के लिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आप 8 रुपये किराए के रूप में देंगे, यानी यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आप किराया देंगे 15 जमा 8 जमा 8, यानी 15 और 8 23, तो ये और 8 किलोमीटर और यानी 31 रुपये आप किराए के रूप में देंगे। इसी प्रकार आप चौथे किलोमीटर के लिए 8 रुपये और देंगे, यानी 31 जमा 8 ये हो जाएगा 39 रुपये। तो टैक्सी का जो सेकंड किलोमीटर के लिए किराया है, टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया ये हो जाएगा 15 + 8 यानी 23 रुपये, यानी 2 किलोमीटर का किराया 23 रुपये होगा। टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया होगा 15 जमा 8 जमा 8, फर्स्ट किलोमीटर सेकंड और ये थर्ड ये हो जाएगा 23 और 8 ये होगा 31 रुपये। तो इसी प्रकार फोर्थ किलोमीटर के लिए भी हमारा किराया होगा टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर, ये होगा 31 + 8 यानी 39 रुपीज़। तो इस प्रकार हमारे पास ये सीरीज बनती है। इसको हम लिख सकते हैं A1, मान लेते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4। तो इस प्रकार हमारे पास जो सीरीज बनती है, देयरफॉर द सीरीज 15, 23, 31, 39 और इस प्रकार इनफाइनाइट टर्म्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टैक्सी का किराया है वो एक सीरीज में है, और वो सीरीज देखते हैं हमारे पास AP बनती है या नहीं। A1 यहाँ पर है 15, A2 है यहाँ पर 23 और A3 है यहाँ पर 31, A4 है 39। यहाँ पर यदि हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, यानी सार्व अंतर, जब हम सार्व अंतर फाइंड आउट करते हैं तो 23 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा 8। 31 में से 23 माइनस करते हैं तो भी हमारे पास 8 बचेगा। 39 में से 31 माइनस करते हैं तो भी हमारे पास 8 बचेगा। तो आप यहाँ देखोगे कि प्रत्येक लगातार पद में अंतर समान है, वो 8 है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट गिव्स एन AP। तो दी गई जो स्टेटमेंट है वो हमें एक AP बना कर देती है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस प्रत्येक दोनों पदों में कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह सीरीज एक AP है। तो इसी प्रकार हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स
1/4 ऑफ द एयर ऑफ रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक सिलेंडर है, उसमें कुछ हवा भरी है। अगर हम लेते हैं कि सिलेंडर में x यूनिट हवा भरी हुई है, मान लेते हैं हमारे पास 16 यूनिट हवा सिलेंडर में भरी हुई है, तो एक पंप है जो इसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। पहली बार जब वो 1/4 भाग बाहर निकालता है तो 16 में से 1/4, इस 16 का 1/4, इस 16 का 1/4 इस 16 में से माइनस किया। 16 में से 16 का जो 1/4 होता है, 16 का 1/4 यानी चौथा हिस्सा वो होगा 4, यानी 16 में से 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास 12 यूनिट हवा शेष रहती है। ये हमारे पास है शेष हवा, यानी फर्स्ट टाइम जब हम 1/4 भाग बाहर निकालते हैं तो हमारे पास जो बची हुई हवा है वो 12 यूनिट 12 इकाई हवा शेष बच जाती है। जब हम दूसरी बार पंप का यूज करते हैं तो 12 में से इसी का 1/4, 12 का 1/4 होगा, यानी 12 का चौथा हिस्सा वो होगा 3। तो 12 में से 12 का 1/4 भाग बाहर निकालते हैं तो 12 में से 3 माइनस करते हैं तो 9 यूनिट हवा हमारे पास बचती है। पहली जब स्टार्टिंग में हमारे पास जो हवा थी वो थी 16 यूनिट। तो जब तीसरी बार हम पंप का यूज करते हैं तो 9 में से इसी का यानी 9 का 1/4 भाग, 9 का 1/4 होगा 9/4, यानी 9 को विभाजित करेंगे हम 4 से तो 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा हमारे पास 1। तो जब हम 0 कैरी करते हैं तो यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8, फिर हमारे पास 2 बचेगा तो 4 पंजे 20, यानी 9 का 1/4 भाग होगा वो होगा 2.25। तो 9 में से 2.25 जब हम माइनस करते हैं तो 9 में से 2 माइनस किया तो 7 बचेगा। तो 7 में से ये 0.25 माइनस करते हैं तो 6.75 इतने यूनिट हमारे पास हवा बचती है। तो पहली कंडीशन में हमारे पास जो हवा थी वो थी 16 यूनिट, दूसरी बार हमारे पास है 12 यूनिट, तीसरी बार हमारे पास है 9 यूनिट, चौथी बार हमारे पास है यहाँ पर 6.75 यूनिट। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो सीरीज बनती है वो 16, 12, 9, 6.75 और इस प्रकार हमारे पास ये सीरीज है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। तो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं है। तो इस प्रकार दी गई जो स्टेटमेंट है वो AP नहीं बनाती। अगर हम यहाँ भी चेक करते हैं तो यहाँ भी इससे कम डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा 6 माइनस करते हैं तो 3, यहाँ पर बचेगा 2.25 यूनिट। तो इस प्रकार हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि सिलेंडर में जो हवा निकाली गई है वो AP नहीं बनाती, दी गई सीरीज जो AP नहीं बनाएगी। तो इस प्रकार हम यहाँ से ये पता लगाएंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, जिससे हम कह सकते हैं कि समानांतर श्रेणी नहीं बनती। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को x यूनिट मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ से x यूनिट मान लेते हैं। सिलेंडर में हमारे पास x यूनिट हवा है। लेट द एयर
present in the cylinder equal to x यूनिट। तो हमारे पास जो सिलेंडर में हवा है, सिलेंडर में उपस्थित हवा x यूनिट, ये है फर्स्ट टाइम हमारे पास। आफ्टर रिमूविंग 1/4 ऑफ एयर, तो जब हम हवा का 1/4 भाग निकालते हैं तो x में से x का 1/4 भाग बाहर निकालते हैं, तो 4 एकम 4 x माइनस x/4, यानी हवा का x का जो 4 में से x माइनस किया तो हमारे पास 3x/4 भाग यहाँ पर शेष बचता है। इतने यूनिट एयर हमारे पास बचती है। ये A1 और ये A2, तो इस प्रकार हम A3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर यहाँ पर लिख देंगे सेकंड टाइम, यहाँ आप लिख सकते हो थर्ड टाइम। तो आफ्टर रिमूविंग 1/4 ऑफ एयर, तीसरी बार जब हवा का 1/4 भाग बाहर निकाला, जो शेष बची हुई हवा थी 3x/4, और इसी का हमने इसमें से माइनस करना है 3/4x का 1/4 भाग। इस हवा का 1/4 भाग इसी में से माइनस किया तो 3x/4 माइनस, इसको लिखेंगे हम 3x बटा, यहाँ पर 16 होगा, 4 चौके 16, तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 16, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 4 होगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं, माइनस 16 को 16 से विभाजित किया 1, तो यहाँ पर 9x/16, यानी जो थर्ड टाइम हमारे पास जो शेष हवा बचेगी, इतने यूनिट हमारे पास, या जो भी यूनिट लीटर हो या कोई भी यूनिट दी गई है, तो इतने यूनिट हमारे पास शेष हवा बचेगी। यानी यहाँ पर जो सीरीज बनती है वो होगी हमारे पास x यूनिट, फिर सेकंड टाइम 3x/4, फिर हमारे पास होगी 9x/16। तो इस प्रकार हमारे पास ये सीरीज है। तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस, सारा अंतर को देखते हैं तो 3/4x में से x को माइनस करते हैं तो यहाँ पर होगी 4 एकम 4x, 3x माइनस 4x/4 माइनस x/4 होगा हमारा यहाँ से कॉमन डिफरेंस। तो दूसरी बार जब हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखते हैं 9/16x माइनस 3x/4, तो यहाँ का कॉमन डिफरेंस होगा जो वो होगा यहाँ पर 9x माइनस 4 जा 16 और 4 3 जा 12x माइनस 3x/16। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस माइनस x/4 है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस माइनस 3x/16 है, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2। इसको हम D1 लिख सकते हैं, इसको हम D2 लिख सकते हैं। यानी लगातार दो पदों का अंतर बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं जो क्वेश्चन में दी गई स्टेटमेंट है वो कभी AP नहीं बनाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में कभी भी AP नहीं बनेगा कि शेष हवा का 1/3 भाग या 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में कोई भी AP नहीं बनेगी। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर
क्वेश्चन में दिया गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कुआं है, वेल है। इस कुएं को 1 मीटर की खुदाई करने का जो कॉस्ट है, 1 मीटर की खुदाई करने का कॉस्ट 50 रुपये है। क्वेश्चन में दिया है 150 रुपये। 1 मीटर की खुदाई का जो कॉस्ट होगा वो 50 रुपये है, 150 रुपये सॉरी। जब वो दूसरे मीटर की खुदाई करता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की खुदाई करेगा, तो उसे 50 रुपये मिलेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक की खुदाई करने के उसके 50 रुपये है। फिर वो यानी यहाँ से और यहाँ तक की जब वो खुदाई करता है तो उसको 150 और 50 यानी 200 रुपये मिलते हैं। जब वो 3rd मीटर की खुदाई करता है, ये 2nd मीटर और ये 3rd मीटर की खुदाई करता है, तो उसको 50 रुपये और मिलते हैं। यानी जब वो यहाँ से और यहाँ तक की खुदाई करता है तो उसको 200 जमा 50 यानी 250 रुपये मिलते हैं। पहली मीटर के लिए उसे 50 रुपये मिलते हैं। फिर 2 मीटर के उसको 150 रुपये मिलते हैं, 200 रुपये मिलते हैं। फिर 3 मीटर के उसको 250 रुपये मिलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सीरीज बनती है। यानी यहाँ पर हम यदि स्टेटमेंट लिखना चाहें तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट मीटर, पहले मीटर की खुदाई करने का कुएं की लागत वो होगी 150 रुपये। कॉस्ट ऑफ 2 मीटर वो होगी 150 + 50। इसको हम A1 नेम दे सकते हैं, इसको हम A2 नेम दे सकते हैं। तो हमारे पास जो कॉस्ट होगी वो होगी 200 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 3 मीटर यानी A3 मान लेते हैं, तो वो होगी 200 + 50 यानी 250। तो इस प्रकार हमारे पास जो सीरीज बनती है वो यहाँ पर बनेगी 150, 200, 250 और इस प्रकार हमारे पास यहाँ 300 होगा, 350। इस प्रकार यहाँ पर AP बनती है। तो आप देखेंगे कि इन सभी कंजुकेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 50-50 रुपये है। तो इस प्रकार हम यहाँ बोल सकते हैं कि दी गई स्टेटमेंट AP बनाती है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। जो रेट दी गई है वो 8% है। खाते में प्रत्येक साल का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कराई जाती है। तो यहाँ पर दिया गया है अमाउंट, या हम बोलेंगे स्टार्टिंग में प्रिंसिपल, 10,000, मूलधन 10,000, रेट दी गई है 8% पर एनम, 8% वार्षिक, टाइम 1 ईयर यानी पहले साल का हम जो मूलधन निकालते हैं, मिश्र धन निकालते हैं। तो मिश्र धन यानी अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है
प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर टाइम मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा दर बटा 100 की पावर समय। तो अमाउंट निकालते हैं पहले साल के बाद। अमाउंट ऑफ 1 ईयर, पहले साल का मिश्रधन। तो मूलधन हमारे पास है 10,000, 1 प्लस रेट हमारे पास है 8 बाई 100 पावर समय, यानी समय यहाँ पर 1 साल। तो 10,000 इंटू यहाँ पर होगा 100 एकम 100 और 8 108 बटा 100 की पावर समय। 10,000 गुणा 108 की पावर 1 यानी 108, 100 की पावर 1 यानी 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 108 और साथ में 00 यानी 10,800 एक साल के बाद जो मिश्रधन होगा एक साल के बाद वो होगा 10,800। तो दूसरी साल के बाद यानी अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर, एक साल के बाद मिश्रधन। तो मूलधन है 10,000, 1 प्लस रेट बाई 100, 8 बाई 100 की पावर समय, यानी समय यहाँ पर 2 साल है। तो 10,000 इंटू 108 बटा 100, 100 की पावर समय। तो 10,000 गुणा 108 की पावर 2, ये हो जाएगा 64, 116 64 बटा 100 की पावर 2 यानी 10,000। तो 10,000 से 10,000 कैंसिल, तो अमाउंट होगा 11,664, यानी 2 साल के बाद मिश्रधन होगा 11,664। तो तीसरे साल के बाद अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, यहाँ पर हम थर्ड ईयर की निकाल भी सकते हैं, हम नहीं भी, क्योंकि यहाँ से जो सीरीज बनती है वो होगी 10,000, फिर यहाँ पर है 10,800, फिर है 11,664। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस होगा, इसका कॉमन डिफरेंस है, पहली दोनों टर्मों का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 800, दूसरी का निकालते हैं 11,664 में से 10,800 माइनस करते हैं, तो यहाँ बचेगा 16 में से 8 घटाते हैं तो 8, तो यानी 864। इन दोनों टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो 864 होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यानी 864 के बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि दी गई स्टेटमेंट एपी नहीं बनाती। तो आप कॉमन डिफरेंस की सहायता से देख सकते हैं कि कोई भी सीरीज एपी बनाती है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फर्स्ट क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज 5.1 है। तो आगे हम फिर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।